हाँ बच्चों, सबने कर लिया था काम। ये डी करना था ना बच्चों। हाँ जी बच्चों। जीरो एक्सरसाइज जीरो डी पार्ट बच्चों। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया आपको? कैसे किया? मतलब आप देखोगे कि पॉजिटिव साइकिल भेजो या नेगेटिव साइकिल भेजो, तो वो इस तरीके से डायोड्स की सेटिंग हो रही है कि आगे पॉजिटिव साइकिल ही जाता है। तो ये क्या बन गया? फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रखना है आपने कि ऐसा भी फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फिर बोलो। नहीं, ब्रेकडाउन तो 15 है और यहाँ 20 है, तो ब्रेकडाउन तो है ही। आप ये कह रहे हो कि नहीं, ऐसे नहीं करते, ये कंफ्यूजन हो सकती है। हम जो चेक करते हैं ना बच्चों, वो इनिशियल के हिसाब से ही करते हैं। मतलब सीधा यही देखना है कि वो 20 है और ये 15 है, तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन स्टेट में ही है, उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। अब मे भी कोई और वैल्यू लेते तो शायद आपको ऐसा दिखता कि कम आ रहा है, बट उस तरह नहीं करते हम इनिशियल के हिसाब से ही हमेशा देखना है, राइट। और कोई बच्चों? डन। फिफ्थ। has a voltage drop of 2 volt across it and passes a current of 10 when it operates with 6 volt battery with limiting resistance R. What is the value of R? आप ये कह रहे हो कि जो नहीं नहीं नहीं, ये तो एक तरह से वो चीज है, बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। आप बैरियर के बारे में सोचो। जो हमने क्या समझा था कि अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में भी लगाते हैं सर्किट के अंदर, तो उसकी जो बैटरी की पोलैरिटी होती है वो उल्टी होती है ना। वही पी साइड हायर पोटेंशियल, एन साइड लोअर पोटेंशियल। तो जब आप डायोड को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल तो कम हो रहा है ना। मतलब आपका एक सेकंड देखो, ऐसा बनेगा ना सर्किट। ये आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई, ये इस तरह से बनेगा डायोड। ये लेफ्ट पी है, राइट एन है। नहीं नहीं नहीं, हम ये कहते हैं ना, याद करो, हम ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो हमें चार्ज को उसको क्रॉस करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। डन।
जी पार्ट बचा। डन, सारा समझ आ गया? कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी? अच्छा बच्चों, एक क्या होता है कि जैसे आप ना बाई चांस मॉड्यूल में अगर देखोगे तो देर इज समथिंग नोन एज बुलियन अलजेब्रा, राइट? उसके कुछ लॉज भी दिए हुए हैं वहां पे या कुछ, बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा कर लेते हैं, दैट इज मच फास्टर कंपेयर टू कि हम उसके अलग अलग लॉज याद रखें। मतलब थिंग्स लाइक उसमें ऐसा कुछ होता है कि मतलब ए प्लस बी पूरे का बार इज इक्वल टू समथिंग, और ऐसे कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। ठीक है, आप तो कोई भी क्वेश्चन में सीधा ऑप्शंस देख के आंसर निकाल सकते हो, है ना? तो वो क्यों फालतू में हम एनी रिजल्ट याद रखें। जैसे मान लो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसमें आपने क्या किया है, मतलब आपको क्या समझ आना चाहिए कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है। अगर हमें कहा है कि ए बी सी डी, व्हाट डज इट मीन? जैसे अगर आप इसको सॉल्व करें, हम कैसे करेंगे हम कि ए बी का बाई वन क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, और बाई टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और बाई क्या आ गया, वो ऐड हो गया तो चारों ही आ गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया सीधा। तो मैं दिखाता हूँ, उसमें भी बिना कोई वो प्रॉपर्टी यूज किए हम कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। सिक्स्थ में भी सीधा सीधा ही आ जाएगा, दिख जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। आ, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा वहां पर भी हम इसको नहीं यूज करेंगे, वो जो कुछ वो डी मॉर्गन लॉ और ये सब कुछ है ना, वो हमें नहीं करना यूज। सेवेंथ हो गया। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 डी पार्ट 14। Zener diode can be used as एम्पलीफायर ना, वो ट्रांजिस्टर यूज होता है। ये जो बेसिक जो दूसरे दो यूजेस दिए हुए हैं ना, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, वो ट्रांजिस्टर के होते हैं। जीना डायोड का तो एक ही है, वोल्टेज रेगुलेटर। अच्छा बच्चों, ये जैसे एक टर्म यूज हुई हुई है 13th में सी पार्ट में, डायनामिक इम्पीडेंस। मैं डोंट नो ये आंसर है कि नहीं है, बट इसका मतलब क्या होता है डायनामिक इम्पीडेंस का? बेसिकली क्या होता है, इम्पीडेंस इज लाइक रेजिस्टेंस, है ना? तो क्या होता है बच्चों कि जैसे हम जो ग्राफ बनाते हैं नॉर्मली, आईवी ग्राफ, अगर ऐसा है, क्लियरली दिस ग्राफ इज नॉट लीनियर। ठीक है, अगर ये ग्राफ लीनियर नहीं है तो मतलब जो v अपॉन आई की वैल्यू है वो वेरी कर रही है, रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, करेक्ट? तो अगर हमें जो डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि किसी इंस्टेंट पे रेजिस्टेंस, तो वो हम कैसे निकालते हैं? मतलब आपको अगर कोई रेंज के लिए ना कहीं पे भी, मतलब एक तरह से लाइन की स्लोप निकाल रहे हो आप, मतलब वो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई निकालना। तो अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि भाई जब वोल्टेज इतने से इतना चेंज हुई तो करंट इतने से इतना चेंज हुआ, तो बताओ उतने पोर्शन का कुछ वो निकालो, डायनामिक इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस, तो वैसे निकलेगी। तो ऑब्वियसली ऐसी बात बच्चों नॉन ओमिक में ही आएगी, ओमिक में तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1 जी पार्ट। हाँ, ये जो ऐसे दिखाया हुआ है, व्हाट इट मींस इज कि सेम सिग्नल ही डिवाइड हो रहा है। और वैसे बच्चों ये तो बहुत ही आसान होता है।
एक बच्चों ये देखना एक्सरसाइज 1 में ही 15th क्वेश्चन, इसके 3 आ रहे हैं आंसर, ए बी डी। करेक्टेड है कि नहीं पता नहीं, 3 आंसर आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि पहला ही किया और छोड़ दिया। बट वैसे अच्छा, अब जैसे आप इसमें 16th क्वेश्चन देखोगे है ना, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि बुलियन में बताओ, बट वो ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी पूरे का ऊपर बार, तो उसका क्या मतलब हुआ कि पहले और ले रहे हो फिर उसका नॉट कर रहे हो, तो वो क्या बन गया, नॉर बन गया। अब मैं बता रहा हूँ, 16 समझ आ गया बच्चों? ठीक है, अगर आप सिर्फ उतना याद रख लो कि डॉट का मतलब क्या होता है एंड, प्लस का मतलब क्या है और बार का मतलब क्या है नॉट, ना वो तो हम लिख ही रहे हैं, उतने से आपका काम चल जाएगा। जैसे अब 17th है, ठीक है, आपको कहा है वाई इज ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, और आपको कह दिया कि ये ए और बी की वैल्यूज 1 है, तो वाई पूछा है, ठीक है। ए डॉट बी बार का मतलब, बी बार क्या बन गया, 0, ए और 0 का एंड, मतलब 1 और 0 का एंड, 0 बन गया। सिमिलरली दूसरी टर्म भी 0 बन गई, 0 और 0 का और, तो वो भी 0 ही बन गया, ठीक है। ऐसे ही जो मर्जी कॉम्प्लिकेट करी जाओ कि उसके पूरे के ऊपर बार लगा देते, वो 1 बन जाता, राइट। तो वो डबल डॉट इज अ मिसप्रिंट, सिंगल डॉट ही है, तो मतलब उसका मीनिंग नहीं है कुछ अलग। जैसे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या होता है बच्चों, 2 तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि मान लो हम पहले सीधा ए बी की टर्म्स में लिखना शुरू करें और देखें कि बनता है कि नहीं बनता। जैसे अगर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, तो जो ऊपर गया वो क्या गया, ये क्या है, नॉर गेट है। नॉर गेट का मतलब ए प्लस बी पूरे का बार ना, नीचे क्या है, नैंड गेट, वो क्या बन गया, ए बी का बार, तो और उसके आगे क्या है, फिर नैंड है, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहता, वो कैसा बनता देखो, ऊपर बनेगा, सभी लोग लिखो, ऊपर बनेगा आपका ए प्लस बी बार, नीचे क्या बन रहा है, ए बी पूरे का बार, ठीक है। मतलब हम एक तरह से करना चाह रहे हैं ए प्लस बी डॉट ए बी पूरे का बार और उस पूरे का बार, वैसे तो ये बन रहा है ना, फिर से समझ लो, ए प्लस बी बार डॉट ए बी का बार और डॉट ए बी का बार और फिर उस पूरे का बार। नाउ वी डोंट नो एनी प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है। तो क्या तरीका है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टिल रिमेम्बरिंग दोज थ्योरम्स, इट्स बेटर कि आप वैल्यू पुट कर लो। और वैल्यू पुट करना जनरली बच्चों कौन सी पुट करनी चाहिए, 0 1। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि 0 1 यूज करो, क्योंकि वो दोनों कवर हो जाते हैं ना उसमें।
तो नो डाउट आप कह सकते हो कि सर वैल्यूज डाल के थोड़ा लंबा हो रहा है या कुछ भी है, बट स्टिल इट इज वर्थ इट कंपेयर टू कि हम थ्योरम्स नहीं याद करें ना। क्योंकि देखो सीधी बात है कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वो थ्योरम याद करनी है, तो उसकी एप्लीकेशन भी करोगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके उस पर ग्रास्प बनेगा ना। तो उतनी जरूरत ही नहीं है, ये सीधा ही हो जाता है। मतलब आज तक कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ जो थ्योरम से ही हो, सीधा ना हो। क्लियर बच्चों? ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो गया? एक बच्चों 19th में मिसप्रिंट है आई थिंक, जो डी ऑप्शन है। ठीक है क्या? 19th में जो बच्चों बी ऑप्शन है, इट शुड बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार। बी ऑप्शन बच्चों, मतलब वो क्लियर नहीं हो रहा ना एकदम? नहीं, ए प्लस बी पूरे के ऊपर बार आ रही है। हम्म? मुझे नहीं पता ये आंसर है, ये है आंसर? तो फिर ये क्यों मैं ठीक करवा रहा हूँ? अच्छा, वो वैसे सेंस नहीं बन रही ना जो लिखा हुआ है। हाँ जी, क्लियर, डन। एक बच्चों एक करेक्शन नोट कर लो, जो फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का। वैसे बहुत ट्रिवियल सी है करेक्शन, वो सिर्फ ट्राइंगल बना हुआ है ना। सिर्फ ट्राइंगल तो कुछ नहीं होता, उसके आगे सर्कल लगा दो, नॉट गेट जो है मतलब। और ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर। एक बच्चों वो भी एक बार देख ही लो, वो जो बचा हुआ था अपना फर्मी लेवल। एक्चुअली ना ये मतलब जो असली में होता है फर्मी लेवल, वो बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। तो एनसीईआरटी में तो ये मेंशन ही नहीं है, फर्मी वर्ड कहीं नहीं है। तो हम सिंपल जितना कमें रिक्वायरमेंट है बस उसके हिसाब से समझ लेंगे, ठीक है क्या मतलब। तीन चार उससे रिलेटेड बस फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड है और मतलब क्या कंफ्यूजन हो सकती है, मैं आपको अभी बता दूंगा। तो बच्चों एक बार इस पे आ जाओ, पेज L4 पे, या नोट्स में ही लिखवा दूं? नहीं नहीं, नोट्स में कर लो, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो आपका नोट्स में है ही ना, तो ये भी एक लाइन ऐड कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जहां पे आपने एनर्जी बैंड्स लिखे हैं ना बच्चों, एक बच्चों जैसे आपने मॉड्यूल पढ़ा होगा तो एक वो दिया हुआ है एनर्जी गैप का फॉर्मूला विद टेम्परेचर वेरिएशन दिया, वो याद नहीं रखना, ठीक है। एक ये दिया हुआ है, एक वो डिफरेंसेस में फॉरवर्ड करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो एक्सपोनेंशियल आता है, वो भी याद नहीं रखना। तो जहां बच्चों एनर्जी बैंड्स जो फर्स्ट लेक्चर था, है ना, वहीं पे एक लाइन लिख लो कि एक लाइन लिख लो, फर्मी लेवल क्या होता है कि इट इज द हाईएस्ट एनर्जी
that an electron can have at 0 Kelvin। तो बच्चों, क्या आप ये सोच पाए हो कि क्यों ये डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है? 0 Kelvin, हम तो हमेशा ये मानते हैं कि मोशनलेस है, तो एनर्जी कहाँ से आ गई 0 Kelvin पे, राइट? उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें मतलब बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है, जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हम ये मान लेते हैं कि कुछ रीजन होता है जिस कारण से कुछ एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास 0 Kelvin पर भी। नहीं, ये मतलब एक वो थ्योरेटिकली वो होता है ना, जो हम ये कह देते हैं कि ऑल मोशन सीजेस एट 0 Kelvin और वो सारा कुछ ना अचीव नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो अब हमने बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, अब आगे जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बच्चों फर्मी लेवल बनाया था, देखो ऑनलाइन बच्चों आप भी लिखते जाओ, ठीक है, नोट्स में। दिखाना इसमें कैसे बना हुआ। कहाँ पे है? ये तो बच्चा एक इंट्रिंसिक का आपने फिगर बनाया हुआ है ना, जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि 0 Kelvin पे जो 0 Kelvin वाला एक फिगर बनाया था हमने, याद है? ये बनाया था या बात हुई थी हमारी कि 0 Kelvin पे एनर्जी बैंड कैसा होगा, कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स 0 Kelvin पे तो बैलेंस कंडक्शन बैंड, नीचे वाला बैंड बैलेंस बैंड में होंगे और कंडक्शन बैंड खाली होगा। या तो ये बनाया है या लिखा है हमने, कुछ तो किया है। हाँ लिखा था, एट 0 Kelvin ऑल इन बैलेंस बैंड, राइट, ये लिखा था हमने। ठीक है, तो जो बच्चों ग्रेटर देन 0 वाला होता है आपका, तो अब ये इसको आप नॉर्मल, हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कोई अलग से बनाए थे बैंड डायग्राम, या वो एक्सट्रिंसिक का ही बनाया था सीधा? हाँ, तो जो हमने एक फिगर बनाया हुआ है ना, जो ग्रेटर देन 0 पे दिखाया हुआ है, जिसमें हमने नीचे कुछ होल्स दिखाए हुए हैं, जो ये शो हो रहा है कि नीचे होल्स हैं और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? वहां पर आप बच्चों बिल्कुल मिड में दिखा दो फर्मी एनर्जी लेवल। ये देखो बच्चों, ये हमने बनाया हुआ है ना फिगर, ये फिगर बनाया था ना हमने। ये फिगर क्या शो कर रहा है?
ये 0 केल्विन ही शो कर रहा है ना। ये हो गया, नीचे वाला फिगर जो है वो ग्रेटर देन 0 केल्विन वाला हो गया। तो नीचे वाले फिगर में बच्चों आपने फर्मी लेवल दिखाना है यहाँ पे मिड पे। तो मतलब विदाउट एनी थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ दिस, हमें जो फैक्ट याद रखना है कि एक मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ग्रेटर देन 0 केल्विन वाले टेम्परेचर पर जो फर्मी बैंड होता है वो इन दोनों के एग्जैक्ट मिड पे होता है, जो फर्मी लेवल होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद बच्चों हमने जो फिगर बनाए थे उसके एक्सट्रिंसिक वाले, जहाँ पे हमने डोपिंग की थी, जहाँ पे हमने वो लिखा था ना डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल, दैट वाज नथिंग बट द फर्मी लेवल। उसको फर्मी लेवल भी लिख सकते हो आप साथ में। मतलब हम ऐसे कहते हैं कि जो इम्प्योरिटी ऐड हुई वो इम्प्योरिटी ने सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल चेंज कर दिया, जिस कारण से अब वो ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। ये जो है फिगर। मैंने एक्चुअली जो मैं आपको पहले नहीं बता रहा था, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि क्या कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है जो मतलब हम सोच लें कि शायद आ सकता है एग्जाम में। बट इट टर्न्स आउट कि जो उसके फर्दर जाते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। तो उस लेवल का आ नहीं सकता। इसके लिए आपको ख्याल है, जो मैं आपको एक टाइम पे बता रहा था ना कि न्यूक्लियस के भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये भी कुछ ना कुछ उस थ्योरी से रिलेटेड है। तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ आर डोमेन चला जाता है। अपने को जो आएगा भी इफ एट ऑल कोई क्वेश्चन, तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल आ सकता है। राइट, समझ गए क्या हो रहा है? बस तीन ही केसेस हैं उसके कि हाँ, कि बस कहाँ पे है, कि इंट्रिंसिक में बीच में, एक केस में ऊपर हो गया, एक केस में नीचे हो गया। ठीक है। जो अपने मॉड्यूल में का था क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था ना कुछ, बस। ठीक है बच्चों, क्लियर। सो दिस पार्ट इज ओवर बच्चों, सेमीकंडक्टर्स वाला। अब हमें वो एक्सरसाइज 3B डिस्कस करनी है, मॉडर्न वाली। तो जिन्होंने बच्चों डिस्कस करनी है आप रुक जाओ, अदर्स कैन लीव। इज इट? हाँ मतलब वो मैं समझ गया आप जो पॉइंट कह रहे हो, बट ऑल इट मीन्स इसको फिजिकली समझो कि वो जोर लगेगा उनको जाने में। इसलिए हम जो सर्किट के अंदर जब बैटरी दिखाते हैं, हम उल्टी दिखाते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि उसको ओवरकम करना है, जो बैरियर पोटेंशियल है।
हाँ 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 बचो, बी बी, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का ध्यान रखना, ठीक है, दोबारा नहीं ऑफ होना चाहिए। ये दिखाते, हाँ देखना ना, येलो होएगी रेड होएगी जो भी होगा, वो ध्यान है। परसेंटेज का कौन सी, विदुषी को कौन सी दिख रही है परसेंटेज? चलो अभी तो नहीं दिख रही परसेंटेज, ऐसे दिख रही है 13 है अभी। अच्छा, हाँ पहला क्वेश्चन, voltage applied is 20, energy required to remove an electron from L shell is 19.9, HC की वैल्यू दे दी, मिनिमम वेवलेंथ। ओके, तो सबसे पहले तो आप कट ऑफ वेवलेंथ निकाल लो, अ, जो ये मिनिमम वेवलेंथ होगी ना, तो वो निकल आएगी आपकी जो भी है, ए पार्ट, राइट। फिर उसके बाद ये आता है कि हम अब ये समझना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल निकलेगा, क्योंकि 19.9 चाहिए और हम तो 20 दे रहे हैं। तो जो इन्होंने लिखा है, एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल बी इक्वल टू और लेस देन 19.9, ये ठीक है या गलत है? ठीक है, 19.9 तो टोटल है ना उसको, आ, ये कहां से का है, एल शेल से, तो मतलब 2 से इंफिनिटी तक वाला केस हो गया ना। तो जिनका भी डिफरेंस उससे कम बन रहा होगा वो सारे निकल सकते हैं। क्लियर? मतलब आप ये सोच पा रहे हो कि भाई, मतलब लिमिटिंग जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो कौन सी होगी, इसी का ही ऑपोजिट होगी ना, जो जिसको आपने 2 से इंफिनिटी भेजा, मान लो वही हो रहा है, तो उतनी ही निकल सकती है, बाकी तो उससे कम एनर्जी वाली ही निकलेंगी ना। तो बी ठीक हो गया। सी, एल अल्फा एक्सरे में बी एमिटेड, एल अल्फा का क्या मतलब हुआ, 2 से 3, तो यस वो हो सकती है एमिट बिल्कुल, तो सी भी ठीक है। डी, एल अल्फा एक्सरे विल हैव 19.9, ये गलत हो गया। 19.9 तो जो एल की लिमिटिंग है उसकी होगी, है ना। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, the heavier stable nuclei tend to have larger n by z ratio because, तो एक तो हमने प्रैक्टिकली भी देखा है कि ऐसा होता है कि जो बड़े न्यूक्लियाई हो जाते हैं उनमें न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं कंपेयर टू प्रोटॉन्स, राइट। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता है, मतलब जितने प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो उतना रिपल्शन ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा रिपल्शन हैं जिनको ओवरकम करना है, ठीक है। अब उन रिपल्शंस को हमें पता है कि ओवरकम कैसे किया जाता है, किसकी हेल्प से, न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे ही लगती हैं। तो अगर प्रोटॉन ज्यादा हैं और स्टिल आप चाहोगे कि डिस्टेंस बहुत कम रहे और उन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करना है, तो उसका क्या तरीका है कि आपके न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, राइट। तो न्यूट्रॉन्स का पर्पस तो सिर्फ इतना ही है कि वो इतने ज्यादा हो कि वो हर जगह फंस जाए बीच में, जिससे कि इंटर न्यूक्लियन डिस्टेंस आपका छोटा ही रहे और जो आपकी फोर्सेज हैं बड़ी हो जाए, ताकि वो जो न्यूक्लियस को रोक के रखे, राइट। तो इसके हिसाब से कौन सी ऑप्शन आएंगी? एक तो रीजन सी है कि वो इलेक्ट्रिक रिपल्शन तो नहीं दे रहा, वो तो न्यूक्लियर रिपल्शन ही देगा। और डी, कूलम फोर्सेज हैव लॉन्ग रेंज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। दोनों ही इनडायरेक्ट है वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है। नो, 8, प्योर बीटा एक्टिव मटेरियल, कौन सी ऑप्शन कह रहे हो? बी, the beta particles originally exist inside the nucleus and are ejected at the time of beta decay.
हाँ, ये तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही बीटा फॉर्म होगा वो तो बाहर निकल जाएगा। द न्यूक्लियस अपने अंदर बीटा रोक के नहीं रखता। हम्म, इससे तो ऐसा लग रहा है ना, उन्होंने क्लियरली लिखा ओरिजिनली एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब दिस स्टेटमेंट इज सॉर्ट ऑफ सेइंग कि न्यूक्लियस का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है बीटा पार्टिकल, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब अगर ये बीच वाला काट देते, सिर्फ इतना होता कि बीटा पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड एट द टाइम ऑफ बीटा डिके, वो ठीक हो जाता। तो ये इन्होंने क्या ठीक दिया गलत दिया? गलत दिया ना, हाँ तो ठीक। हम्म। आगे। हाँ, 11th क्वेश्चन देखो बच्चों। आपको याद है ना, मैं आपको एक टॉपिक का था एटॉमिक कोलिजन्स, ये उस पर बेस्ड है। ठीक है, मैं आपको इसका आज वो समझाऊंगा, कंटेक्स्ट समझाऊंगा, अपने खुद से इसको सॉल्व करना है। मुझे इट्स अ स्टैंडर्ड मैकेनिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? न्यूट्रॉन collides head on with a stationary hydrogen atom in ground state. Which of the following statements are correct? Assume that, अच्छा ये लिख ही दिया कि हाइड्रोजन एटम एंड न्यूट्रॉन हैव सेम मास। तो बच्चों होता क्या है, एक बार हम जो सिचुएशन है उसको समझें। लेट्स रिकॉल क्लास 11th कोलिजन्स। वहां पे हम क्या कहते थे, इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? जहाँ पे कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर कुछ भी हीट एक्सेट्रा में चली गई। अब हम जिन कोलिजन्स की बात कर रहे हैं, दिस इज एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल। इस लेवल पे बच्चों हीट तो डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होता भी है तो वो किस फॉर्म में हो सकता है? ओनली इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक साइड से फाइनली तो फोटोन ही निकलेगा ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होगा वो सिर्फ फोटोन की फॉर्म में। नाउ वी ऑल्सो नो कि एक कोलिजन इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, जो हमने कहा था कि वो तो हर जगह ही लगता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से सोचना है कि आप कहते हो कि मान लो, मतलब कैसे आपने अप्रोच रखनी है। आप कहो कि जो आपका न्यूट्रॉन है मास एम, उसकी काइनेटिक एनर्जी के मान लो। ठीक है, वो एक स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास एम के साथ कोलाइड कर रहा है। कोलिजन के बाद आपने मान ली कि जो वेलोसिटीज हैं वो v1 v2 होगी, लेट्स से। आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, आप बच्चों जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, ठीक है, उसके बेसिस पर अगर हम लिखें कि भाई लॉस इन के, तो ना वो के की कुछ टर्म बन जाएगी। मतलब आप ये तो समझ रहे हो ना कि क्योंकि एक कंस्टेंट लगा दिया हमने कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि लॉस इन के कोई भी वैल्यू ले सकता है, कुछ तो उस पर लिमिट लग रही है। इस केस में जो लिमिट लग रही है बच्चों वो ऐसी है कि के का लॉस तभी हो सकता है अगर वो लॉस एग्जैक्टली उतना हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो। ठीक है, मतलब जैसे इन्होंने जो कुछ वैल्यूज दे दी, मैं वैल्यू पे नहीं जा रहा। ये 12th क्वेश्चन भी सेम है। 6 और 12 सेम है ना? तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जैसे लेटस से कि जो उन्होंने एनर्जीज दी हुई हैं, ठीक है, आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। मान लो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकलकर ये आता है कि जो एनर्जी लॉस हो सकता है, और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, लेटस से कि ये निकल के आ जाता है कि मोमेंटम कंजर्व करके जो एनर्जी लॉस है वो मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। इसका क्या मतलब है? 6 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, 6 से तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा। तो क्या मतलब हुआ कि इस केस में एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, इस केस में इलास्टिक कोलिजन ही हो। राइट, तो बेसिकली हम बिल्कुल फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं कि कहाँ पे, जैसे आपको याद है हम तब ये बात करते होते थे कि सर कहाँ पे कितनी एनर्जी लॉस होगा ये कैसे पता चलेगा। तब तो हम
खुला काम कह रहे हैं कि ई ले लो और हीट की टर्म्स में बात कर लो। यहाँ पे सारा कुछ गवर्न हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कि इलेक्ट्रॉन कितना एक्साइट होगा। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से ही बना हुआ है। बेसिकली क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा कि जो लॉस है, तो मुझे इस क्वेश्चन में नहीं याद कि मान लो कुछ ऐसा अगर आ जाता है कि लॉस जो है वो k/2 से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है या कुछ भी ऐसा, तो वो 20.4 उसके हिसाब से बनी है वैल्यू शायद, कि भाई अगर एनर्जी 20.4 है तो लॉस 10.2 है, तो वो उसके हिसाब से कुछ बनेगा। तो मतलब अगर लॉस मान लो लेस देन k/2 आ रहा है, तो इससे ये निकल के आ जाएगा ना कि अगर काइनेटिक एनर्जी 20.4 से कम है तो इलास्टिक कोलिजन ही होगा। तो इन लाइंस पे सोचना है इसको बच्चों, वो यहाँ नहीं बनती। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो सरफेस के ऊपर होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, मतलब आप ये करके उससे निकाल सकते हो कि हाँ इतना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बना। जब आपको पता चल गया कि एनर्जी लॉस कितना है, फिर निकाल सकते हो आप कि हाँ भाई ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उल्टा मैं मतलब वो कभी ई देंगे नहीं आपको, अगर ई दे दिया तो सेंस ही नहीं बचेगी ना कुछ, फिर तो मोमेंटम और ई लगा दिया आपने फिर यहाँ पे। बच्चों बात समझ आई? प्लीज ट्राई करना, क्योंकि ये नहीं आया आज तक। ठीक है, इसका एक रीजन ये भी है कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसका क्वेश्चन ना, जब आप तो जनरल टर्म्स में सॉल्व करना पड़ता है, एक्सप्रेशन लगाना पड़ता है, तो बट एज सच सारा कुछ सिलेबस के अंदर ही है ना, कोलिजन है और एटॉमिक है, तो यू नेवर नो। 8 का डी, द एक्टिव न्यूक्लियस चेंजेस टू वन ऑफ इट्स आइसोबार्स आफ्टर द बीटा डिके। तो क्या बन जाता है वो? आइसोबार क्या होता है? सेम सेम मास नंबर, मास सेम मास नंबर, मतलब A+Z, मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? आएगा। क्या आइसोटोप तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास होता है, आइसोबार क्या होता है? सेम मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आई थिंक मतलब मास तो सेम रहा, मास नंबर, लेकिन नीचे चेंज हो गया ना नंबर, एटॉमिक नंबर तो चेंज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो गए, तो इसलिए ये आइसोबार बन गया। 10th में absorbs a neutron and transform into lithium after emitting। क्या कह रहे हो आप? मतलब अभी कौन कौन सी बन रही है? A C D। नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं, आप क्यों कह रहे हो कि सी करना चाहिए? अच्छा इन दैट सेंस, बट जो डी ऑप्शन है, अच्छा उसमें भी आइसोलेटेड प्रोटॉन्स की बात हो रही है, मतलब कभी पूछेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि हम कभी उस ऐसी कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे ना कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमारे को तो अगर पूछा जाएगा तो बैलेंसिंग बेस्ड भी पूछा जाएगा। हाँ बच्चा, मैट्रिक्स मैच। filament current in electron gun is increased while potential difference to accelerate the
electrons is decreased as a result in the emitted radiation. तो फिलामेंट करंट को तो इंक्रीज किया हमने, तो क्या होगा? एक तरह से मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने बढ़ा दिए कोलाइडिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो फोटॉन्स भी बढ़ेंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी कंटिन्यूस एक्सरेज की, तो मतलब ए का इंक्रीजेस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो मतलब स्पीड कम हो गई इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो क्या मतलब है कि जो फोटोन है कम एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा। अच्छा, फिर वही कंफ्यूजन है कि इंटेंसिटी कौन सी वाली लेनी है, कि ये नंबर वाली टर्म की बात हो रही है या एनर्जी वाली टर्म की बात हो रही है ना? यही कंफ्यूजन है। क्लियरली मतलब हमें ये समझ आ गया कि हो क्या रहा है कि ज्यादा फोटोन निकलेंगे लेकिन कम एनर्जी वाले निकलेंगे, तो इट शुड बी क्लैरिफाइड कि वो कैसे बात कर रहा है। हाँ वो है, मतलब ठीक है, मतलब बट मतलब अगर आईआईटी में आएगा तो उन्होंने हर तरीके से आंसर को मार्क्स देने पड़ेंगे, ये बात है। तो इन्होंने दिया क्या हुआ है? यही दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसी हिसाब से ही दिया है उन्होंने, कि डिपेंड करेगा दोनों में से कौन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, बट मतलब नॉट अ गुड क्वेश्चन इन द सेंस कि क्लैरिफाई नहीं है प्रॉपर। और कोई बच्चों इसमें? सेकंड सेकंड मैट्रिक्स मैच का कौन सा कह रहे हो? वीक न्यूक्लियर रिएक्शन फोर्सेस। ये बच्चों एक मतलब फैक्चुअल बात है जो हमें याद रखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे कुछ वीक फोर्सेस आ जाती हैं। आपको याद है एनएलएम में हम बात करते थे कि एक फंडामेंटल फोर्स होती है वीक फोर्स, ठीक है? तो इसको लेके कोई खास हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ते, बट वी जस्ट नीड टू नो कि जैसे इसका आंसर क्या है, बीटा डिके आई थिंक ना, तो कि भाई वी नीड टू नो कि बीटा डिके के अंदर ये वीक फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। नहीं, दोनों में होती है। आगे बचो। ये तो आसान है ना, तो फिर 9th मैट्रिक्स मैच बचो। kinetic energy of photoelectrons when they are halfway between target and collector। अच्छा, जैसे उसका जो डी है वो तो सीधा अपने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल दिया, जो डी ऑप्शन है के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ये जो लिखा है के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एज दे रीच टू द कलेक्टर, तो ये आपने वही किया ना कि जो एनर्जी कंजर्वेशन ही की ना इसमें, कि पहले आपने ये निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी से निकल रहा है ना, मतलब के ई मैक्स इज 2h न्यू बाय 3, जो
इन बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितना है? कुछ मेंशन्ड है? अच्छा, वोल्टेज तो है ही नहीं, नीचे कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो लगा ही नहीं हुआ। इसके हिसाब से तो क्या हुआ कि जिस एनर्जी से निकलेगा उसी से ही हिट करेगा। तो जो आंसर बनना चाहिए, अगर मैं डी की बात कर रहा हूँ बच्चों स्पेसिफिकली, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तो हर एनर्जी के ही निकल रहे हैं ना। मतलब 2h/3 तो मैक्सिमम थी, तो 2h/3 भी आंसर आना चाहिए। जो उससे छोटे आंसर्स हैं वो भी आने चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर मतलब QRS होना चाहिए सी का। जीरो इज लाइक दैट लिमिटिंग केस, मतलब वो इसको लो या ना लो, मतलब समझ रहे हो ना कि बिल्कुल स्लो वाला। अगर हम वैसे बात करें कि जीरो है तो फिर वो पहुंचा ही नहीं होगा। सी भी यही सेम बात है। किसमें? बी में तो जीरो आएगा, बी में तो क्लियर है जीरो आएगा। मतलब सी में क्यों कंफ्यूजन हो रही है कि हम कह रहे हैं कि अगर जीरो वाला ही था तो फिर वो पहुंचा कैसे वहां तक। तो अगर ऐसा आता मतलब क्वेश्चन बच्चों, तो 100% वो जीरो वाले को भी मार्क्स देते और नॉन जीरो वाले को भी मार्क्स देते, वैसे होता है। मैंने बच्चों एक ना बात देखी है, मतलब आई डोंट नो इसका क्या लॉजिक बनता है, क्या वो है। IIT में ना हर साल ऐसा होता है, अगर आप ट्रेंड देखो ना पिछले 6-7 साल का, एक साल कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आते हैं जिनको लेके बहुत शोर हो जाता है। अगले साल फिर वो बिल्कुल सीधा पेपर बना देते हैं कि जैसे होता नहीं कि यार भी आज मैंने पंगा लिया, लड़ाई हो गई, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार बस यार अब डाल दो सीधा कि अब कोई पंगा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल में ना बहुत पंगे होते हैं, कई चीजें ना थ्योरेटिकल फंस जाती हैं कि भाई अब ये चीज आप, मतलब पता है लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, मतलब प्रॉपर केसेस चलते हैं। कोर्ट के अंदर बच्चा गया हुआ है, वो कोई टीचर को लेके गया हुआ है, टीचर ने बुक खोल के दिखा रहा है कि ये देखो जी ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। उसका ऑब्जेक्टिव आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसा तो है नहीं कि IIT ने कहा है कि भाई हाँ जी ये बुक है इसमें तो लिखा है, हम वो मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। वो बात तो किसी भी तरफ जा सकती है। तो बहुत बड़ा पंगा डलता है अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, और होती है, मतलब हर साल किसी ना किसी फॉर्म में हो जाती है। तो जैसे होता नहीं कि भाई एक साल वो परेशान हुए और फिर अगले साल कहते हैं यार बस कुछ ऐसा डालना ही नहीं। तो अभी देखो हमेशा ऑल्टरनेट चल रहा है। जैसे जो 20 का पेपर था उसमें थे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल थे, जिसमें 2 बोनस हो गए। ठीक है, एक रे ऑप्टिक्स वाला था जो सीधा बोनस हो गया, एक आधा और भी था जो हुआ था। मैं उसमें एक आधे का जो आंसर भी उन्होंने दिया था, ऐसा नहीं कि भाई कोई वो जस्टिफाई हो जाता है, वो तो ठीक है कि उन्होंने दे दिया आंसर, फिर बाद में लोगों ने धक्के से एक्सप्लेनेशन बना दी कि हाँ भाई ऐसे आया आंसर। कोई मतलब बहुत लॉजिकल सेंस नहीं बनती। इसलिए IIT ने एक नया काम शुरू क्या किया, पहले जिन्होंने अपने साइट पे पेपर्स डाले हुए थे ना, वो उसके साथ ऑफिशियल आंसर भी डाले हुए थे उन्होंने, 6 से लेके अब तक के सबके। तो उन्होंने ना वो हटा दिए कि भाई कोई बंदा पिछला खोल ले और फिर जान लेनी शुरू कर दे कि सर इसका आंसर तो ये नहीं था। लोग करते हैं, लोग तो बैकडेट में भी केस डाल सकते हैं ना कि ये देखो जी आपने आंसर गलत दिया था, इस चक्कर में मेरी ये रैंक आई और मेरी ब्रांच चली गई और ये वो। तो उन्होंने डालना ही बंद कर दिया, सारे हटा दिया पिछले। तो दिस इज द हार्ड ट्रूथ जिसको आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, कोई ना कोई फंस जाता है एक आधा। तो ट्रेंड वाइज ऐसा है कि इस साल कोई कंट्रोवर्शियल नहीं था। तो आपके टाइम आ सकते हैं, बट अच्छा होता है वो, या तो बोनस हो जाते हैं एटलीस्ट। लो स्कोरिंग तो होता है ना, इस बार तो नंबर ही 348 हाईएस्ट। ऐसे में रैंक बहुत जल्दी ही गिरती है जब इतना आसान पेपर आ जाए तो। मैं आपको एक बताता हूँ, मतलब आपके टाइम पे जैसे आपको बता रहा था ना कि मैंने नोट्स सारे अभी बने हैं मेरे अभी। रोटेशनल के 5 क्वेश्चन थे इस बार जो IIT के पेपर में आए हैं, पांचों क्वेश्चन मतलब आपके नोट्स के एग्जाम्पल्स वाले, डायरेक्ट। मैं मतलब अभी एस्पायर के सामने नोट्स खोलता हूँ ना, मैं शॉक हो जाता हूँ, अच्छा ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, डायरेक्ट IIT में मतलब
हाँ हाँ, ऐसा बहुत रेयर हुआ है कभी आईआईटी में। तो मतलब मैं कभी एक आ जाए मैं उस पर भी मतलब कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और 5 क्वेश्चन आना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। ये तो इन्होंने बिल्कुल ही मतलब इस बार ही हार मान के कि यार कुछ भी डाल दो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा वो ऐसे तो इनडायरेक्ट तो फिर सारा कुछ ही है। मैं तो अच्छा एग्जैक्ट वो भी है क्या? ओके ठीक है, वो तो फिर मैंने गिना ही नहीं था तो बट इट इज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों की ना मतलब बात यही निकल के आती है कि जिस भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा हो उस पर कभी वर्थ इट ही नहीं है वहां पे एफर्ट लगाना। ऐसे ही जैसे मुझे क्यों ये बात याद आई ना, क्योंकि ये एक साल ना ये वाला जो अभी आपने पूछा था ना वीक न्यूक्लियर फोर्सेस वाला, ये वाला आया था भव्य के बैच में, मुझे याद है। तो उस साल भी वो बड़ी कुछ कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट थी, जब आप प्रीवियस ईयर करोगे आपको दिखेगा। तो वो भी बहुत बस ठीक है, उन्होंने फाइनली कुछ आंसर निकाल दिया बट कोई उसकी वो नहीं बनती प्रॉपर जस्टिफिकेशन। एक आधा क्वेश्चन तो सही है, तो चलो फिर थ्रेटिकल है जिनको आप कह दोगे कि भाई चलो किसी और अप्रोच से सोचा तो ये निकाल दिया। एक आधा क्वेश्चन तो आईआईटी में प्रॉपर न्यूमेरिकल आया हुआ है, जिसको आप अगर निकालोगे तो कुछ और आंसर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कोई दूसरा आंसर, जैसे कोई कोई होता नहीं कि कोई बेसिक असम्पशन थी कोई मिस कर दी या कुछ ऐसा करके बस निकाल दिया। और ये तो ठीक है, हार्ड ट्रुथ है सबके लिए। जैसे इस साल तो मैंने आपको बताया था, पता नहीं मैं किस बैच में बता रहा था कि उन्होंने इतना सेफ चले हैं वो कि जैसे क्वेश्चन का आंसर रूट 3 आया, तो जैसे अब रूट 3 में ऑप्शंस बन जाते तो उन्होंने रूट 3 के लिए मतलब जिसने 1.7 लिया हुआ है और जिसने 1.8 लिया हुआ है, इतनी पूरी रेंज तक सबको मार्क्स दे दिए। मैं शॉक कि मतलब हाँ कि भाई 1.732 और 731 ले लेते, 733 ले लेते, मतलब चलो समझ आता है। इतनी बड़ी रेंज तक है, सबको दे दो मार्क्स। हाँ पूरी रेंज दी है इस बार। नहीं मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत लॉजिकल दे दो, बट अब ये थोड़ी कि रूट 3 का इतनी बड़ी रेंज तो बिल्कुल ही सेंसलेस है। ऐसे ही एक क्वेश्चन था जिसमें जी नहीं दिया हुआ था, तो वहां पे भी चलो 9.8 और 10 वाला था चक्कर। तो उन्होंने तो मतलब ऐसा नहीं होता कि चल यार 9.7 तक जा रहा है कोई नहीं, 9.6 वाले को भी दे दो मार्क्स कि बिल्कुल ही कि कोई कोर्ट जाए ही ना ऐसा था इस बार। और नहीं, और उसका एक बड़ा लॉजिकल रीजन बनता है। कोर्ट केसेस कई बार रिजल्ट डिले कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा जज है और कहाँ तक बात अटक गई, कई बार रिजल्ट ही रुक जाता है। तो अभी पहले ही पीछे चल रहा है काम, लेट चल रहा है सेशन, तो ये पक्का थॉट रहा होगा कि यार और लेट नहीं कर सकते काम, वे बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल चलते हैं। हम्म। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आनी चाहिए, बट नहीं आई तो ठीक है, 9.8 लेके तो आप कर दो। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं फिर भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चलता हूँ कि उसके आसपास वाली वैल्यूज को चलो मैं मार्क्स दे देता हूँ, बट इतनी हाई रेंज को तो मैंने कभी नहीं दिए मार्क्स कि जैसे उन्होंने इस बार दिए। अरे इंटीजर से मुझे याद आया, उन्होंने इंटीजर में भी रेंज दे दी। इस क्वेश्चन का अगर आंसर एग्जैक्ट 5 आ रहा है सॉल्व करके, उसमें भी उन्होंने कहा 4.9 से 5.1 को मार्क्स दे दो। ना मतलब क्वेश्चन में ये लिखा था कि न्यूमेरिकल आंसर आ सकता है, बट सॉल्व करके एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है। कोई कोई ऐसा नहीं कि कोई अप्रोक्सीमेशन या कुछ, बिल्कुल प्रॉपर कट करके अगर आपका 5 आंसर आ रहा है तो 5 को ही मार्क्स दो ना, 5.0 को दो, वहां पे आप रेंज इस बार तो मैंने सॉल्व किया था ना, मैंने आंसर देखा, मैंने चेक किया दोबारा, किया मैंने ही गलती करके कुछ 5 निकाल दिया किसी तरह। हाँ जी, आगे बचो कॉम्प्रिहेंशन।
आप कह रहे हो कि उन्होंने हीलियम में जेड को मान लेके सॉल्व किया हुआ? हम्म। हम्म। हाँ, आ सकती है, वो तो पॉसिबल है। मेरे ख्याल से मतलब देखो ऐसे है ना, मेरे ख्याल हीलियम आपको कहा है कि पहले n इक्वल टू 2 पे है। मेरे ख्याल जो एनर्जी आएगी वो 2 से 4 पे लेके जा रही होगी उसको, हीलियम को, है ना? तो आपने तो मतलब 4 से 1 वाली जो ट्रांजिशंस है वो देखनी है कौन कौन सी है, वो वाले आंसर है। हम्म। अच्छा, विजिबल लिखा है। नहीं आ तो सब, मतलब ये आ तो सब सेम आ तो सकती है, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस की। नहीं नहीं, वो तो आप तो बेसिकली सारी सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको पता चल गया कि हीलियम 4 पे गया है इलेक्ट्रॉन, तो आप तो 4 से 1 तक सारी ट्रांजिशंस ले रहे हो और फिर देखोगे कि कौन सी वाली विजिबल में आ रही है। हाँ हाँ, आपको तो ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वाली विजिबल में आ रही है। मतलब विजिबल की क्राइटेरिया इज नॉट द ट्रांजिशन, इट इज वेवलेंथ। वो जहां मर्जी से आ रही है। वो जो आप 4-2 कह रहे हो, जब मैं समझ गया, वो तो बाल्मर, नॉर्मल बाल्मर में ऐसा होता है। हाँ, वो सेम पर रिस्पॉन्ड कर रही है, हाँ। करेक्ट। ठीक है। एक बच्चों, आपने इसमें जैसे क्वेश्चंस कई देखे होंगे, जैसे जिसमें पूछा हुआ है विजिबल वाला, मतलब मतलब जैसे अभी ये डी ऑप्शन है, इट इज लाइक बॉर्डर लाइन। तो अगर जनरली क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल सेफली आएगा कि या इस तरफ या उस तरफ। अगर आ भी गया तो अगर ऐसा कुछ बॉर्डर होगा तो फिर वो दोनों का मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन 6 हो गया बच्चों? इंटीजर। ओके। हाँ, ये बच्चों जान के डाला हुआ है। ऑल्दो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी नहीं है अपने सिलेबस में। आपने ना याद ये रखना है कि इसमें वो रेडियो एक्टिविटी वाले रिजल्ट लगते हैं, जो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है ना। बेसिकली क्या होता है कि ये जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, एक्सरेज क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते जाते हैं। तो वो जो फिनोमिना बनता है वो बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी वाले हिसाब से बनता है कि भाई जैसे, मतलब जैसे इन्होंने लिखा है ना कि 50% ऑफ द एक्सरेज 0.1 मीटर ट्रैवल किया उन्होंने, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। तो थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल विच अलाउ 50% ऑफ द एक्सरेज टू पास थ्रू। तो फर्क क्या है?
साइंस बन नहीं रही, क्या आंसर दिया इसका? 0। मतलब अगर हम समझें, अभी कह रहे हैं कि पहले अभी 50% एक्सरेज क्रॉस कर पा रही हैं, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, मतलब हमने एक्सरेज की एनर्जी बढ़ा दी। अगर एक्सरेज की एनर्जी बढ़ा दी तो थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम दिस विल अलाउ 50% टू पास थ्रू। यहाँ तो क्लियरली एनर्जी बढ़ाई है ना। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो दूसरा ही हुआ। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वो तो फिलामेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से बढ़ते हैं। ये तो दूसरे वाला ही है, ये तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ही है। वो बढ़ा दिया उससे डिफरेंस में, और वो भी आंसर 0 दिया हुआ है। गलत है वैसे पर। आगे। एक मिनट। 3 photons coming from excited atomic hydrogen sample are picked up। ये फोटॉन्स की इतनी एनर्जीज हैं। ओके, मतलब वो 2 और 3 दोनों ऑप्शन बन सकती हैं। क्या पीछे क्या दिया उन्होंने आंसर? हाँ। ये 12.1 वाला कौन सा ट्रांजिशन होता है? 1 से 3 से 1। एक्चुअली ना जो मस्ट लिखा हुआ है, मतलब थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, अगर हम इसको मतलब थोड़ा सा आई थिंक फ्रेमिंग में गड़बड़ है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे ही लगेंगे। पीछे आपने आंसर क्या बोला, 2 दिया 3 दिया? मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि पक्का 3 से ही आएंगे, ये भी नहीं कह सकते कि पक्का 2 से ही आएंगे। हम्म। नहीं नहीं, देखो एक बात समझो। अ, जो करण आप कह रहे हो, वो आपने तो 3 फोटोन पिक किए हैं एक सैंपल में से। आपको तो नहीं पता ना कि वो जो फोटोन आपने पिक किए हैं कि वो उसी इलेक्ट्रॉन वाले हैं या अलग हैं। तो आंसर 2 और 3 दोनों ही ठीक है। और ये अभी निष्ठा बता रही है कि ये 3A में भी था सेम क्वेश्चन, E7, उसका भी आंसर 2 और 3 ही था। हम्म, ठीक है, तो 2 और 3 बनेगा, कोई कोई चक्कर नहीं। ये बच्चों 6th क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, कोलिजन वाला है ना। हाँ, वो ट्राई करना। 7 में कैलकुलेशन ज्यादा है।
एक मिनट मैं बताता हूँ, देखेंगे अप्रोक्सीमेशन बनती है। फ्रैक्शनल चेंज का है, कोई कैलकुलस नहीं लगता। नहीं मतलब एक बार मतलब इक्वेशन से सोचें हम, कुछ बनता है किसी तरह, तो मुश्किल लग रहा है वैसे, क्योंकि हमारे पास कौन सा कोई सीधा एक्सप्रेशन है एनर्जी का जिसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा बच्चों, नो वे आउट। ऐसे लंबा। और बच्चों 8 9 डन। अच्छा एक बच्चों एक क्वेश्चन था, जरा पीछे आओ। 3A में जो मैं पिछली बार डिस्कस नहीं कर रहा था आपसे, वो कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर, जिसमें हम कह रहे थे आंसर एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आंसर था E12। ये 9th क्वेश्चन जो था। राइट बच्चों, इसमें ना एक बात है समझने वाली, जो आप मतलब गलती कर सकते हो आई बिलीव। एक पार्ट तो वो हो गया मैक्सिमम वाला, वो तो एक चीज हो गई, मतलब आपने वो तो निकाल ही लिया होगा कि वो कब बनता है, जब उसकी एनर्जी आप जीरो मानते हो, है ना, लिमिटिंग केस के लिए होता है। जो दूसरा पार्ट है कि मतलब आपने उसको निकाला कैसे, मतलब जब आपने ये रिएक्शन लिखा, ये जो लिखा हुआ है कि 12C* गिव्स 12C+4.43, मतलब आपने यहाँ पे मतलब ये वाला या इससे ऊपर वाला रिएक्शन जो भी है, मतलब आपने इसमें बच्चों आ, जो डेल्टा एम है वो किस तरह से लिखा है, मास इफेक्ट कैसे लिखा है। मतलब जैसे मान लो फर्स्ट रिएक्शन की बात करें हम, N12 gives C12+E+, इसमें आप कैसे लिखोगे एनर्जी वाला एक्सप्रेशन, मास इफेक्ट में क्या टर्म आएगी एग्जैक्टली। हम्म मतलब क्या आपने ये लिखा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे माना N12 का पूरा मास, और राइट हैंड साइड पे आपने किसका मास माना, सिर्फ C12 का, बीटा पार्टिकल का क्यों नहीं। क्या होता है, देखो ध्यान रखना होता है, जो आपके क्वेश्चंस हैं दो टाइप के आते हैं। एक तो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जीज में बात की होती है, जब हम कहते हैं कि मान लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस, सॉरी, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन होता है बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में, तब तो आप सीधा सीधा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो, और उसमें ये जो बीटा पार्टिकल का है या कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अलग से होता है, उसका कोई रोल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी तो इंडिविजुअली कोई बाइंडिंग एनर्जी होती ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब रिजल्ट लगाना चाह रहे हो ΔmC², राइट, तो एक बात सोचो, जो मास डिफेक्ट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है बच्चों, किसके अंदर मास डिफेक्ट आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मतलब अगर मैं बिल्कुल बच्चों इसके बेसिक्स पे चले जाएं, हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि कोई भी एक, अगर मैं एग्जांपल लूं कि C12 न्यूक्लियस गिव्स 6 प्रोटॉन्स + 6 न्यूट्रॉन्स, वहां पे आप कैसे लिखोगे एनर्जी, मास ऑफ C12 न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ ये जो 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, ये डेल्टा एम हुआ, इसको आप C² से करोगे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों लिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वो न्यूक्लियस के अंदर से ही निकले। सिमिलरली जब आप बच्चों यहां पर लिख रहे हो
ये जो एक्सप्रेशन है, आपको इसमें बच्चों क्लियरली अगर आप मास इफेक्ट निकाल रहे हो तो आपकी पता है क्या टर्म्स आएंगी, देखो जो बिल्कुल ध्यान से आपने लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? मास ऑफ N12 न्यूक्लियस, क्योंकि मास इफेक्ट तो न्यूक्लियस के अंदर होना है ना, तो एटॉमिक मास नहीं लिख सकते थे। आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मास बनेगा? एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूक्लियस का मास है वो क्या है? एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जो आपका मास बन रहा है वो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले तो आप C12 न्यूक्लियस का मास लिखोगे, न्यूक्लियस का एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन है। मैंने शायद उसमें गलत बोल दिए थे, N12 में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 आएंगे ना उसमें। जब लेफ्ट हैंड साइड का आप न्यूक्लियस का मास लिख रहे हो कैसे लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ N12 माइनस मास ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब राइट हैंड साइड पे जो आपके मासेस आने हैं वो कैसे आएंगे? मास ऑफ C12 न्यूक्लियस, तो मास ऑफ C12 माइनस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्लस वो जो एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है वो भी तो न्यूक्लियस के अंदर से आया है, तो उसका मास भी मास इफेक्ट के अंदर इंक्लूड होगा। तो जब आप क्लियरली बच्चों, मतलब बात समझने वाली क्या है कि इस केस में जब आप क्लियरली ऐसे लिखोगे कि मास डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स लोगे, तो जो आंसर है वो हल्का सा अलग आएगा कंपेयर टू अगर आपने जो पहले किया था कि आपने सीधा सीधा मास ऑफ N12 माइनस मास ऑफ C12 कर दिया। तो जो डिफरेंस आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का आएगा अगर आप सोच पाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस आपने -7 किया, राइट हैंड साइड पे क्या किया? -6 + 1, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के मास का चक्कर पड़ रहा है, ठीक है। और जब आप उससे एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा जो दिया हुआ है। नहीं, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है। हाँ, आप कह रहे हो कि असली में इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ? एक मिनट, कोई मिसिंग इलेक्ट्रॉन बन रहा है? सोचो एक मिनट। लेफ्ट साइड पे कितने थे इलेक्ट्रॉन्स? एक मिनट बताना। 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। राइट साइड पे एक तो वो 6 माने हमने, अंदर से कन्वर्ट होके चला गया। हाँ हाँ, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग वाइज एक इलेक्ट्रॉन का चक्कर पड़ रहा है, विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। विच मींस कि मे बी बैलेंस शेल में था और निकल गया या कुछ हुआ ऐसा। हाँ एग्जैक्टली, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कन्वर्ट ही नहीं हो रही। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो हमने मासेस लेने हैं न्यूक्लियस के ही लेने हैं, कि मास डिफेक्ट में आपने जो मासेस लेने हैं वो न्यूक्लियस के मासेस का ही डिफरेंस लेना, न्यूक्लियस के मासेस का या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का। इसलिए मतलब बीटा पॉजिटिव का मास आएगा। वो तो इक्वेशन लिख के इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया डिफेक्ट, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब वर्सेस आप सिर्फ डिफरेंस लेते मासेस का, और अगर आप प्रॉपर न्यूक्लियस के मासेस का डिफरेंस लोगे तो एक थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, और वो उतना ही फर्क है जो आपकी ऑप्शन को एग्जैक्टली मैच कर पा रहा है। जनरली क्या होता है कि फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे आपने इतने क्वेश्चंस किए, वो क्यों? वो एक आधे इलेक्ट्रॉन का जो मास का फर्क पड़ेगा अभी वो नेग्लिजिबल होता है, उतना ऑप्शन से काम वैसे ही चल जाता है। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्लीज रिमेंबर कि जब हम मास डिफेक्ट लेते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस का मास होता है, क्योंकि एनीवेज जो डिफेक्ट आना है वो तो न्यूक्लियस के अंदर से ही आना है ना। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो जैसे मर्जी जहां मर्जी जाएं, उनके मास में तो कोई चेंज ही नहीं आता। तो जब आप ये बात मानोगे, करोगे, तो उससे आपका आंसर आई थिंक
अपनी एक जो डिस्कशन चल रही थी ना 11.9 नहीं आ रहा वो कुछ, तो वो एग्जैक्ट था। हम्म, क्या कह रहे हो? जो एनर्जी आ गई इससे एक इलेक्ट्रॉन की चाहे एनर्जी से उसकी भी एनर्जी क्या कह रहे हो आप, किसको दी है? एनर्जी आ गई तो सी स्टार में सी स्टार में गई, उसको दी और और जो न्यूट्रिनो को, हाँ एक ठीक है। तो जनरली हम जो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, उनमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो कैंसल आउट ही हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही बन जाते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। या कई बार अगर फर्क पड़ता भी है तो नेग्लिजिबल पड़ता है। तो बट लेट्स कीप दिस इन माइंड कि रियलिटी में तो हमने न्यूक्लियस का ही मास डिफरेंस लेना होता है। इसका चक्कर कहाँ पड़ सकता है, जब कोई वैल्यूज मतलब बहुत ही पास पास। बच्चों एक बार देखना, मतलब मैं एकदम नहीं इस बात को कह पा रहा, कहीं शायद ऐसा तो नहीं है कि अगर ये चक्कर पड़ेगा ही सिर्फ तब जब बीटा डिके आ रहा है, कि उसके अलावा वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे दोनों तरफ। मतलब हमने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज आए दोनों तरफ। बट चलो, एनीवेज हम तो सीधी बात, कैंसिल हो चाहे ना हो, हम तो सीधी बात ये याद रखें कि हमने तो हमेशा डिफरेंस ऑफ वही लेना, न्यूक्लियस का। वैसे सी माइनस दिया होता हम्म है सी डबल माइनस हम्म, फिर ठीक हो जाता। हाँ हाँ, वो उतना ही पड़ रहा। क्लियर बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? इस बार तो फॉर चेंज ऐसा हुआ, मैं बाई चांस धीरज सर से बात कर रहा था, मुझे उन्होंने कह दिया कि काम मत देना, बहुत काम है केमिस्ट्री का, नहीं तो मैं तुम्हें कहता था ना कि तुम झूठ बोलते रहते हो। दूसरे काम आता रहता बट आप एटलीस्ट इससे पिछला कौन सा था, वेव, आप बताओ। वेव छोटा होगा। मुझे जो बोलो मैं तो तैयार हूँ। ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, वोट में हिस्सा लो। वेव की 3 नहीं हुई डिस्कस अभी? चल उल्टा चलते हैं, कोई बात नहीं, वेव से ही करते हैं पहले। करना तो है ही ना, अब काम उसमें क्या सोचना है। बढ़िया चैप्टर है ये, क्या होता है वेव में? तो एक ही तो टॉपिक है उसकी, तो मॉडर्न में मतलब 3B में एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे। वेव कर लो, चलो पूरी देख लेते हैं, यहीं पे है, इसी में होगी। अगली क्लास तक। एक से बस।
यार वेव में ना क्वेश्चन छोटे हैं, मतलब रे में क्या है, लंबे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो तो जितनी मर्जी रिफ्लेक्शन कराई जाओ, डिवाइस जोड़ी जाओ, मतलब रिगरस ज्यादा बन जाते हैं। वेव में क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता। ये तो करिए ये कर लो कंप्लीट 3 भी, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो है ही नहीं। वेव एक्सरसाइज 3 कर लो, ट्यूसडे तक कर लो, मंडे मत करना। कर लोगे ट्यूसडे तक तो? ठीक है, चलो, ओके।